16 महीने हो चुके हैं इजराइल ने गाजा में अपना ऑपरेशन शुरू किया। दो मिशन का ऐलान करते हुए, पहला कि बंधकों को वहां से सेफली वापस लाना है और दूसरा हमास को मिलिटरीली डिसमेंटल करना है, यानी कि हमास को पूरे तरीके से खत्म कर देना है और वो भी इस तरीके से कि दोबारा ये लोग ऑर्गेनाइज होकर के फिर से ऐसी कोई एक्टिविटी ना कर पाएं और ना ही अपनी मिलिट्री बना सकें। और तब से लेकर के अब तक इजराइल ने गाजा पट्टी में 1 लाख टन से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए हैं। गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और गाजा की 100% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई है और सारे लोग कैंप्स में रहने पर मजबूर हो गए हैं। इसके बावजूद भी हमास लगातार लड़ता रहा। इस बीच में हिजबुल्लाह सीज फायर डील पर साइन करने पर मजबूर हो जाता है। बशार अल असद की तानाशाही खत्म हो जाती है। इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योव गलांत को रिप्लेस कर दिया जाता है। ट्रंप फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं। इसी बीच हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया का ईरान में असैसिनेशन हो जाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को उनके ही टनल में बंकर बस्टर मिसाइल से उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। हमास चीफ याह्या सिनवार को बैटल ग्राउंड में मार दिया जाता है। एक तरफ से हमास की सारी सप्लाई लाइन काट दी गई है और हमास की सारी लीडरशिप को भी एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन हमास फिर भी लड़ रहा है। इनफैक्ट हमास के फाइटर्स के नंबर और ज़्यादा बढ़ गए हैं। सीज फायर डील होते ही हमास तुरंत गाजा का कंट्रोल ले लेता है। अपने मशीन गन और झंडे को हवा में लहराते हुए गाजा के सड़कों पर चलते हुए वो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। तो फिर एक सवाल उठता है कि रीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री का सपोर्ट लेने के बाद भी वो हमास को ख़त्म नहीं कर पाए। 15 महीने के बाद भी वो हमास को ख़त्म नहीं कर पाए और हमास अब भी लड़ रहा है। तो फिर एक सवाल उठता है कि रीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, जिसको वर्ल्ड की सबसे एडवांस मिलिट्री का सपोर्ट है, जिसका हमास के साथ बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल है ही नहीं, उसके खिलाफ हमास ने लड़ते हुए इतने लंबे समय तक सर्वाइव कैसे किया। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर रहे हेनरी किसिंगर ने एक बार कहा था कि अगर अटैक करने वाली फौज जीतती नहीं है तो वो हार जाती है, और अगर गुरिल्ला फोर्सेस हारती नहीं हैं, वो सरवाइव कर जाती हैं, तो फिर उनकी ये जीत होती है। जो कि आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि हमास की जीत और इजराइल की हार है, क्योंकि इजराइल ने जो दोनों मिशन अपने बनाए थे वो दोनों मिशन कंप्लीट करने में फेल हो गया और हमास का ओनली मिशन था कि वो किसी तरह सरवाइव करे, वो सरवाइव कर गया। लेकिन इसके सर्वाइवल के पीछे आखिर राज क्या था? ये राज था टनल्स। हमास की सर्वाइवल की सबसे बड़ी वजह उनके टनल सिस्टम है, जिसका इजराइल ने एनिमेटेड वीडियो बना करके खूब प्रोपेगेंडा भी किया। लेकिन यह भी बात सच है कि इसी टनल ने हमास को इतने लंबे समय तक रेजिस्ट करने में मदद की और ये टनल का सिस्टम कोई नया नहीं है। इवन तो अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो कई सारे टनल्स 2000-3000 साल पहले के बने हुए हैं, जिसमें रहने की प्रॉपर जगह है, वहां पर जानवरों को बांधने की जगह है, खाना बनाने से लेकर के पानी पीने तक की पूरी जगह है। लेकिन इन पुराने टनल्स को बनाया गया था ताकि ट्रेडर्स इसमें आकर के आराम कर सकें और चोर और डाकू उनके सामान को लूट ना सकें। लेकिन इस टनल सिस्टम को अगर किसी ने मॉडर्नाइज किया है वॉर के लिए तो वो थे वियत कॉन्ग। वियतनाम वॉर में जहां पे अमेरिका ने ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी बॉम्बिंग्स की, जिसमें हजारों इनोसेंट लोग मारे गए, तो फिर ऐसे में वियत फाइटर्स को जमीन पर रहकर लड़ने में बहुत नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला, टनल का, जिसमें उन्होंने रहने की जगह बनाई, किचन बनाया और अपने वेपन्स को इकट्ठा करने की भी जगह बनाई और इन टनल्स के ओपनिंग्स को बहुत ही ज्यादा छोटा रखा और ज्यादातर इन टनल्स के ओपनिंग्स को उन्होंने घने जंगलों में खोला था। तो यूएस आर्मी जब भी ग्राउंड ऑपरेशन करती थी, किसी नामालूम जगह से एक वियत फाइटर निकलता था और वो इन अमेरिकन पर अटैक करके बस कुछ ही दूर दौड़ करके फिर से गायब हो जाता था। जब तक अमेरिकन उसका पीछा करते थे तब तक वो टनल्स में गायब हो चुका होता था और टनल की ओपनिंग मिल जाने के बाद भी यूएस की आर्मी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि टनल के ओपनिंग्स ही बहुत ज्यादा छोटे बनाए गए थे, जिससे कि यूएस के हट्टे कट्टे आर्मी उस टनल में जा भी नहीं सकते थे और वो उसमें फायरिंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो टनल बिल्कुल सीधे नहीं बल्कि कुछ ही दूर नीचे जाने के बाद वो कई साइड में बिखर जाते थे। फिर अमेरिकन ने दुबले पतले और छोटे हाइट के लोगों को हायर करना शुरू किया ताकि वो इन टनल्स में जा करके इन वियत फाइटर्स को मार सकें। तब वियत लोगों ने एक और एडवांसमेंट की अपने टनल सिस्टम में कि उन्होंने टनल्स में ही जगह जगह पर ट्रैप बिछाना शुरू कर दिया, जो कि वियत फाइटर्स को मालूम होता था। लेकिन जो यूएस आर्मी के दुबले पतले छोटे हाइट के लोग जाते थे, उन्हें इन ट्रैप
मैप्स का पता नहीं होता था और गलती से वो लोग वही मारे जाते थे। ये तो वियत फाइटर थे जिन्होंने वॉर के लिए टनल सिस्टम को इतना ऑर्गेनाइज बनाया, लेकिन हमास ने इसको और भी ज्यादा एडवांस लेवल पर किया। अब क्योंकि गाजा समंदर के किनारे पर मौजूद है तो ज्यादा नीचे तक अगर टनल लेकर जाएंगे तो वहां पर पानी आ जाएगा, इसलिए हमास ने सबसे पहले अपने जमीन का सर्वे किया कि हम कहां और कितना गहरा तक टनल खोद सकते हैं और फिर टनल सिस्टम का एक पूरा जाल बिछा दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बातें तब इजराइल को पता नहीं थी। इजराइल ने 1995 में ही मिलिट्री की एक स्पेशल यूनिट बना दिया था जिनको टनल वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता था। इस यूनिट का नाम था योलोम यूनिट और ये कमांडोज इंजीनियर्स के साथ मिलकर के ऑपरेशन करते हैं। इनके पास ट्रेंड डॉग्स होते हैं, इनके पास स्पेशल सेंसर्स होते हैं जो यूएस ने इन्हें प्रोवाइड किया है और बहुत सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट इनके पास होते हैं ऑपरेशन करने के लिए। जब इनको किसी भी टनल की ओपनिंग मिलती है तो इसमें एक केमिकल वेपन फायर करते हैं जिससे उस टनल से कनेक्टेड जितने और भी ओपनिंग्स हैं उनसे एक पर्पल कलर का धुआं निकलने लगता है और फिर इन धुएं के साइड्स पर फाइटर जेट से जमकर बमबारी की जाती है जिससे टनल सिस्टम तबाह हो जाता है और कई टनल्स में केमिकल वेपन के बजाय वहां पर रोबोट्स को अंदर भेज करके ऑपरेशन किया जाता है और जब उन्हें मालूम चलता है कि अंदर कोई है तो वहां पर ऐसे केमिकल वेपन फायर किए जाते हैं जिससे कि वहां की ऑक्सीजन खत्म हो जाए और वहां पर रह रहे हमास मेंबर घुटन से मर जाएं, या फिर ऐसे केमिकल वेपन्स को फायर किया जाता है जिससे वो टनल के अंदर जा करके एक्सप्लोड होता है और वो टनल को अंदर से ही तबाह कर देता है। इस यूनिट के पास ऐसे स्पेशल पेनिट्रेटिंग मिसाइल्स हैं जो 80 से 100 मीटर नीचे जाने के बाद फटते हैं और ये सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट टनल बनने के बाद में काम आते हैं ऑपरेशन में। लेकिन योलोम यूनिट के पास ऐसे स्पेशल मीटर हैं जो टनल के खुदाई के वक्त ही उन्हें अलर्ट कर देता है और उस मीटर के अलर्ट पर इजरायली फाइटर जेट एक्टिव हो जाते हैं और फिर उस लोकेशन पर जमकर बमबारी की जाती है जिससे वहां पर रह रहे लोग या उस पे काम कर रहे लोगों को मार दिया जाता है या फिर ग्राउंड ऑपरेशन करके उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि इजराइल कैसे टनल सिस्टम को तबाह करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट का यूज करता है और कैसे टनल बनने से पहले ही उसको अलर्ट मिलती है जिससे वो बॉम्बिंग करना शुरू करता है। और इजराइल के इस ऑपरेशन में योलोम यूनिट बहुत ही एक्टिव थी और वो शुरुआत में स्पेकुलेट कर रहे थे कि हम बहुत ही जल्द हमास को खत्म कर देंगे। उन्होंने अपने एडवांस इक्विपमेंट को यूज किया और सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन रिजल्ट आखिरकार इजराइल को सीज फायर डील करना ही पड़ा और वो भी हमास के साथ जिसको वो खत्म करने का एक मिशन लेकर के आगे बढ़ रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमास के सर्वाइवल की सबसे बड़ी वजह उसके टनल सिस्टम है, लेकिन इन टनल्स में लंबे समय तक रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टनल्स को जितना ज्यादा गहरा किया जाता है वहां पर ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होता जाता है, इसलिए हमास अपने फाइटर्स को टनल्स में लड़ने की ट्रेनिंग नहीं देता है बल्कि उन्हें क्लस्ट्रोफोबिया से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्लस्ट्रोफोबिया उस डर को कहते हैं कि आप कहीं छोटी बंद और अंधेरी जगह पर कैद हो जाएं। उस टाइम पे जो आपको डर सताने लगता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको बस सोच के डर जाते हैं और ये चीज़ हर इंसान में पाया जाता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो हमास अपने फाइटर्स को अंदर लड़ने की ट्रेनिंग नहीं बल्कि क्लस्ट्रोफोबिया की ट्रेनिंग देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक टनल्स के अंदर गुजार सकें और जब उन्हें ट्रेनिंग करनी होती है वो टनल से बाहर आकर के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। और क्लस्ट्रोफोबिया से लड़ने के लिए हमास अपने फाइटर्स और इंजीनियर्स जो अंदर टनल बनाने का काम करते हैं या फिर वेपन बनाने का काम करते हैं उनको ट्रेन करता है कि वो कैसे क्लस्ट्रोफोबिया को झेल सकते हैं। हमास के इंजीनियर्स इजरायली सेंसर से बचने के लिए वो टनल की खुदाई बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट से करती है जिसमें आवाज़ बहुत कम रहती है और उसका शॉक वेव भी बहुत ही स्लो होता है। इतने बेसिक इक्विपमेंट यूज़ करने की वजह से उनके टनल का काम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, लेकिन ये स्लो काम ही उनके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि यही स्लो काम उन्हें इजरायली सेंसर से बचा लेती है। इजराइल ने यूएसए की मदद से अब तक 1 लाख टन से ज्यादा बम्स गाजा पट्टी में गिराया है और 60,000 से ज्यादा इनोसेंट लोगों को जान से मार दिया है। आईडीएफ की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने करीब 20,000 हमास फाइटर को मार दिया है, लेकिन इजरायली फोर्सेस अब तक हमास के सारे टनल्स को तबाह नहीं कर पाए हैं और इजरायली फोर्सेस के ही मुताबिक उन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ 20% टनल्स को ही तबाह किया है, जिसकी वजह टनल्स का मॉडर्न मैपिंग सिस्टम है जो हमास के टॉप लीडर्स के अलावा आज तक किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास नहीं पहुंची है और ये उनको एक कटिंग एज देता है लंबे समय तक सरवाइव करने में। हमास के बच जाने की एक बड़ी वजह उनका टनल कम्युनिकेशन सिस्टम है।
ऐसा सिस्टम जिसका बाहरी दुनिया या किसी भी मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। कोई इंटरनेशनल मोबाइल नेटवर्क या वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो गाजा में खुद यूज होता है उसे टनल में यूज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इजरायली फोर्सेज उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती हैं। टनल्स में 3 तरह के केबल्स बिछाए गए हैं, एक ओपन केबल और दूसरा अंडरग्राउंड जो मिट्टी में छुपा करके बिछाया गया है, और तीसरा केबल सिर्फ और सिर्फ हमास फाइटर को अलर्ट करने के लिए बिछाया गया है। और इसको इतनी सिंपल और पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि जिसको मॉडर्न सैटेलाइट और इजरायली टेक्नोलॉजीज बग नहीं कर सकती हैं। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा सिंपल है कि अगर उनको वहाँ से हटा करके कहीं और लगाना है तो वो बस उसको डिसमेंटल करके कहीं और ले जा करके असेंबल कर देते हैं और वो फिर पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है। इजरायली एडवांस टेक्नोलॉजी इस कम्युनिकेशन सिस्टम को बग तो नहीं कर सकती, लेकिन इजरायली फोर्सेस को इस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बहुत पहले से ही पता है। इसलिए जब उन्हें कोई भी एक एक्टिव टनल मिलता है तो वो सबसे पहले ढूंढते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम को ही बॉम्ब से उड़ाया जाए, और कम्युनिकेशन सिस्टम मिलते ही उसे बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही सिंपल और बेसिक टेक्नोलॉजी पर बनी है, हमास को टाइम मिलते ही वो इसे दोबारा रिबिल्ड कर लेते हैं और फिर से वो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव कर लेते हैं। और इस कम्युनिकेशन सिस्टम के अलावा जब उन्हें हमास के फाइटर को कोई सीक्रेट मैसेज देना होता है तो वो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ये मैसेज बांटते हैं, और ये कोडेड लैंग्वेज में होता है जो सिर्फ हमास के ऑफिशियल्स या उनके फाइटर ही समझ सकते हैं। इजराइल ने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी जो 2 मिशन लेकर के चला कि हम हमास को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देंगे, वो भी नहीं कर पाया, और हम अपने बंधकों को सेफली वापस लेकर आएंगे, वो भी नहीं कर पाया, और उसको हमास के साथ ही सीज फायर डील करनी पड़ी। अगर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंगर की बात में कहें तो इजराइल ये जंग हार चुका है और हमास जीत चुका है। यह बात सिर्फ हेनरी किसिंगर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे पोस्ट और कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे हैं। इवन इजराइल के ज़ायनिस्ट लोग भी यही कह रहे हैं कि इजराइल ये जंग हार चुका है। और इस हारने का गुस्सा दिखाने के लिए इजराइल के एक मिनिस्टर ने बाकायदा रिजाइन भी कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर डील कुछ रंग लाए और गाजा में बिछड़े हुए लोग फिर से अपने घरों को वापस लौट सकें, हमास और इजराइल के बीच में एक शांति बनी रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।